नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम स्वामी विवेकानंद जी की 4 पंक्तियों के साथ में आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने आप का आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपने जो सपने संजोए हैं या आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करने की पूरी कोशिश कीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड आपको 7-8 क्वेश्चन समझाए थे। आज हम प्रश्न संख्या स्टार्ट करते हैं 9। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। देखिएगा, जैसा कि सिस्टम आपने पहले वाले प्रश्न में देखे हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी काम करना है। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। प्रश्न संख्या 9 में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जहां आपको लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। देखिए, आपके प्रश्न में आपको दो अलग अलग बैलेंस दे रखे हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। आपके पास बुक का पेज नंबर है 459, 459 पेज नंबर पे प्रश्न संख्या 9 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 40,000। देखिए, परचेज एंड सेल्स का वैल्यू आपको दे रखा है, दोनों साथ साथ दिया हुआ है। परचेज डेबिट में है, सेल्स क्रेडिट में है। हमेशा याद रखिएगा, डेबिट वाला परचेज होता है, क्रेडिट वाला सेल्स होता है। लेस करोगे रिटर्न, उसके नीचे ही वापसी लिखा हुआ है आपको, जहां अमाउंट आपको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में है। तो वापसी के अंदर आपका डेबिट वाला सेल्स रिटर्न होता है, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होगा। तो जब आपका रिटर्न का वैल्यू दे रखा है और डेबिट एंड क्रेडिट दोनों वैल्यू है, तो उसमें आप डेबिट सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट आपका परचेज रिटर्न होगा। तो हम यहाँ से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 600। नेक्स्ट आपकी एंट्री होगी बाय सेल्स रिटर्न। बाय सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न में आपका वैल्यू है, सॉरी, बाय सेल्स 80,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न 200 रुपये लेस हो गया, 79,800 आपका वैल्यू बचेगा। आगे बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लिखा आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000। आप देखोगे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक 2,000 रुपये। उसके बाद हम एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक एक अकाउंट्स को देखते हैं कौन सा किस फाइनल अकाउंट में जा रहा है। तो सबसे पहले लिखा मजदूरी वेजेज आपके यहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। फिर गोदी व निकासी व डक एंड क्लीनिंग चार्जेस 4,000 रुपये, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। फिर आपको लिखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता, पीएनएल में जाएगा। सन्ड्री इनकम पीएनएल अकाउंट, रेंट पीएनएल अकाउंट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, ड्राइंग बैलेंस शीट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, पेटेंट बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, ये डोनेशन पीएनएल अकाउंट, सेल टैक्स बैलेंस शीट एंड फर्नीचर बैलेंस शीट। तो हमारे ट्रेडिंग में इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है। तो आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 22,400। देखिएगा, बुक में ये मिसप्रिंट है। बुक में आपको 21,900 रुपये दिया हुआ है, जिसको बदल कर आप 22,400 रुपये करोगे। थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसर मिसप्रिंट है, तो आप आंसर को चेंज कर दीजिएगा। आप आंसर काट कर 22,400 रुपये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आप यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे 22,400। अब आपको वो सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं जो आपके पीएनएल में आते हैं। सबसे पहले आपने लिखा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइटिंग 500 रुपये, डोनेशन एंड चैरिटी 600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200। देखिए, आपको एक ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, आहरण पर 7% की दर से ब्याज व पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम होता है, इसलिए आपने बाय की साइड में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 140 कहाँ से आए? तो आपके पास ड्राइंग दिया हुआ है 2,000 रुपये। ड्राइंग का वैल्यू है 2,000 रुपये। 2,000 का 7% 140 रुपये। 2,000 का 7% 140 रुपये हुआ। और
दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल आपकी 40,000 दी हुई है, 40,000 का 5% 2,000 रुपये होता है। आपको लिखा कैपिटल 40,000 और 40,000 का 5% 2,000 हो गया। उसके बाद आपको एक लिखा है विनियोग पर ब्याज 6%, इनकम होती है, आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 360। 360 कहाँ से आए, तो आपके विनियोग 6,000 दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हो आपकी बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर विनियोग लिखा हुआ है 6,000 रुपये, 6,000 का 6% 360 रुपये होता है। असमाप्त किराया 100 रुपये, तो अब आपने यहाँ पे एक रेंट रिसीव किया है 2,000 रुपये, लिखा आपको किराया 2,000 रुपये, तो आपका किराया 2,000 रुपये है। ये देखो बीच में एक हस्तक रोकड़ है जो एक्स्ट्रा प्रिंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, उसे आप काट दीजिएगा। किराया और पूंजी के बीच में लिखा हुआ हस्तक रोकड़ जो यूं ऐसे ही प्रिंट किया हुआ है, मतलब गलती से प्रिंट हुआ है, उसे आप काट लीजिएगा, उसका वैल्यू नहीं दे रखा हमको। तो किराया 2,000 रुपये है, आपने लिखा बाय रेंट 2,000, लेस करोगे अनर्ड रेंट। असमाप्त किराया का मतलब होता है आपने किराया एडवांस रिसीव किया है, जिसे हम लिखते हैं अनर्ड रेंट। अनर्ड रेंट आपको लेस करना है, अमाउंट बचेगा 1900 रुपये। फर्नीचर पर 5% हाश लगाना है, तो आप लिखोगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। हमारे पास फर्नीचर का वैल्यू है 11,300 रुपये। अब 11,300 रुपये का 5% होता है 565 रुपये। आपने लिखा 565, आप निकाल के चेक करके देख सकते हैं ये वैल्यू कहाँ से आई। तो 11,300 का 5% निकाला हमने। साथ में ही आपको लिखा है सेकेंड एडजस्टमेंट, भूमि व मशीनरी पर 5% हाश लगाइए। मीन्स आपको लैंड एंड मशीन पर आपको डेप्रीशिएशन लगाना है 5%। अब आपका लैंड एंड मशीनरी का वैल्यू दे रखा है 43,000। 43,000 का 5% अमाउंट हो गया आपका 2,150 रुपये, ये आपने लिख दिया। एक आपको मिसलेनियस इनकम दे रखी है, आप देखोगे आपको बिजली के बाद ही लिखा हुआ है विविध आय, तो इनकम साइड में आपने लिख दिया बाय मिसलेनियस इनकम 6,000 रुपये। अब इसका आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 24,985 रुपये। ये भी आपका मिसप्रिंट है, आप बुक से इसको काट कर चेंज कर दीजिएगा। बुक में आपको 25,185 लिखा है, जिसको काट कर 24,985 कीजिएगा। फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी। हम सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल में आप ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड करना नेट प्रॉफिट, यहाँ से लेस होगा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, लेस ड्राइंग, ड्राइंग को लेस करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करना है। उसके अलावा आप यहाँ दिखाओगे क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 7,000। देखिएगा आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में दे रखे हैं, तो डेटर्स का वैल्यू डेबिट वाला होता है, क्रेडिटर्स का वैल्यू क्रेडिट वाला होता है। तो हमने क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया, डेटर्स वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास सेल टैक्स लिखा हुआ है, आपने लिखा सेल टैक्स कलेक्टेड 1,000 रुपये। आपका सेल टैक्स कलेक्टेड हो गया 1,000 रुपये, जो आपकी लाइबिलिटी होती है आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। उसके बाद अनर्ड रेंट, जो अभी आपने कैलकुलेट किया था अनर्ड रेंट को, अनर्ड रेंट 100 रुपये आपको लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी साइड में दिखानी है। नेक्स्ट डेटर्स आपके हो गए, कैश आपको लिखा हुआ है 3,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, जिसमें आप ऐड करोगे इंटरेस्ट, आप चाहो तो ऐड करो और नहीं तो अलग से भी दिखा सकते हो एकड इंटरेस्ट करके, ऐड कर लो तो आपकी इच्छा, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हो एकड इंटरेस्ट 360 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग में से आपका डेप्रीशिएशन लेस हो गया 2,150 रुपये। उसके बाद पेटेंट आपको दे रखा है 4,000, फर्नीचर लिखा हुआ है 11,300 में से आपका डेप्रीशिएशन लेस हो गया, और फिर आपका स्टॉक बचा है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। नेक्स्ट अब आता आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9।
अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी आपकी बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा सा चेंज आ रहा है। 72,945 रुपीज़ है, बट आपकी बुक में दे रखा है 71,185। तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। वैसे मैंने नीचे नोट लिखा है, आप फिर भी देख लीजिएगा। In the NCERT book, gross profit is given is 21,900. Net profit is given as rupees 25,185, and balance sheet total is given as 71,185. But as per the solution, gross profit is 22,400, net profit is 24,985, and total of balance sheet is 72,945 रुपीज़। तो ये हमने एक नोट डाल दिया है, वो आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपका प्रश्न क्या लिख रहा है, कैसे कर रहा है। तो जनरली प्रश्न में अब आप इतने प्रश्न कर चुके हो कि आपको एक प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे काम करना है। एक बार इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। आपका प्रश्न 10वें में 10th क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। आपके पास ओपनिंग स्टॉक 16,000 दिया हुआ है। ऐड किया आपने परचेज टू परचेज 600 सॉरी, जिसमें से आपको लेस करना है परचेज रिटर्न 3200 रुपीज़। डायरेक्ट क्लियर अमाउंट लिखा हुआ, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। बाय सेल्स, जिसमें से लेस किया रिटर्न इनवर्ड। देखो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। आपको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 4600। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। अपने बैलेंस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये आपने लिख दिया है। उसके बाद अब हमको इस अकाउंट में और क्या आ सकता है, उसके लिए आपको अपना ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट चेक करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस को देखते हैं और एक एक आइटम को देखेंगे कि कौन सी आइटम कौन से फाइनल अकाउंट में जाएगी, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा है रिटर्न इनवर्ड के बाद कैरिजेज इनवर्ड। तो कैरिजेज इनवर्ड हम जानते हैं आपके ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। हमने लिखा टू कैरिजेज इनवर्ड 1400 रुपये। फिर आपका है सामान्य व्यय, जिसको बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेज, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, स्कूटर एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैलेंस शीट में, स्कूटर बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट में, डेटर्स बैलेंस शीट, वेजेज यहाँ दिखेगा। अब एक बार हम अपने एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में आपको पहला लिखा है असमाप्त बीमा 1000 रुपये, मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज, इट इज द शोन इन द पीएनएल अकाउंट। ये आपके पीएनएल अकाउंट में शो होगा। 1800 रुपये वेतन देय हैं, अभी भुगतान नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट होगी। बकाया मजदूरी, आउटस्टैंडिंग वेजेज आपको यहाँ ऐड करना है। आप वेजेज में ऐड करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज 200 एंड टोटल वेजेज इज 1400, आपको अमाउंट के कॉलम में बाहर शो करना है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। स्कूटर पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए अलग से और कोई आइटम नहीं दे रखी है। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। वैल्यू आ गई 39,200 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 39,200। नेक्स्ट, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आपको सबसे पहले लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 39,200। ये कहाँ से लाया, तो आपके ऊपर आपने ग्रॉस प्रॉफिट बनाया है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, वहाँ से ये वैल्यू ट्रांसफर हुई है। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेज, हम देखते हैं एक एक खर्चे को यहाँ से उतारना स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सपेंसेज 2400। टू इंश्योरेंस 4000, जहाँ से आपको लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। असमाप्त बीमा 1000 रुपये लेस होगा, वैल्यू बन गई 3000 रुपये।
फिर आपका आ गया टू स्कूटर एक्सपेंसेस 200। मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक पॉइंट बता देता हूँ, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर दीजिए कि यदि कोई व्यापार की संपत्ति आपके बिजनेस की असेस्ट स्वामी पर्सनल यूज के लिए उपयोग में लेता है, यदि कोई व्यापार की संपत्ति स्वामी ने खुद के उपयोग के लिए लिया है, व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग किया है, तो उसका समस्त खर्च आहरण माना जाएगा। कॉपी में एक नोट डाल दीजिए, मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी व्यापार की संपत्ति को यदि व्यापार की संपत्ति को स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु उपयोग में लिया जाए तो संपत्ति पर सभी प्रकार का खर्च आहरण माना जाएगा। संपत्ति पर सभी प्रकार का खर्च आहरण माना जाएगा। संपत्ति पर सभी प्रकार का खर्च आहरण माना जाएगा। देखिएगा, ये नोट मैंने आपको इसीलिए लिखवाया कि यदि कोई असेस्ट आपका प्रोप्राइटर्स है, पर्सनल यूज के में लेता है, तो उस पर जो भी खर्च होगा वो ड्राइंग मानेंगे। यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन इन फ्यूचर आपको याद रखना होगा। हम यहाँ लिखते हैं टू स्कूटर एक्सपेंसेस 200, टू सैलरी 8800, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1800 रुपये, जिसको आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो आपके पास कैपिटल दे रखी है 50,000। अब 50,000 का 5% 2500 रुपये होता है, आपने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपका डेप्रीशिएशन ऑन स्कूटर पे डेप्रीशिएशन लगा, आपका स्कूटर का वैल्यू दे रखा है 8,000 और डेप्रीशिएशन लगाना है 5%। 8,000 का 5% हो गया 400 रुपये। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर पर 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। फर्नीचर आपके पास 5,200 रुपये के दे रखे हैं, 520 रुपये आपका डेप्रीशिएशन आ गया। क्रेडिट साइड में देखोगे तो आपको एक डिस्काउंट दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, हमने दोनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं। और कोई एडजस्टमेंट, कोई आइटम नहीं दे रखी है, इसीलिए हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर के साथ अपना नेट प्रॉफिट निकलेगा 22,780 रुपये। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले लिखोगे कैपिटल 50,000 ऐड किया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट। उसके अलावा आपके लायबिलिटी साइड में आने वाले आइटम देखोगे आप, तो आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज अवर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। उसके अलावा दो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये था आपका लायबिलिटी साइड। असेस्ट साइड की बात करते हैं तो कैश इन हैंड 4,000 है। फिर आपको स्कूटर दिया हुआ है जिसमें से आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है, फर्नीचर में से डेप्रीशिएशन लेस करना है, बिल्डिंग दिया हुआ है, डेटर्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे ही एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारा टोटल आएगा 1,03,280 रुपये। यदि इन दोनों पृष्ठों में कोई समस्या आई है, कोई एडजस्टमेंट, कोई अकाउंट समझ नहीं आया, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट इससे आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यदि ये समझ में आ गया है तो। पृष्ठ संख्या 11। देखिए करने का तरीका सेम है, चाहे आप कोई सा भी प्रश्न उठा के देख लो, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे इस सवाल को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम टू ओपनिंग स्टॉक ही लिखना है। आपके इस पृष्ठ में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 42,300, टू परचेज 45,000 लेस परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न के लिए भी आपको सिस्टम वही फॉलो करना होगा। आपके सवाल में लिखा हुआ है वापसियां, एक शब्द आया है वापसियां। वापसियों में आपके पास दो वैल्यू है, 2,385
और 1440 रुपए। आपको बताया था कि आपका डेबिट बैलेंस सेल्स रिटर्न होता है, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है। तो क्रेडिट वाला वैल्यू परचेज में से लेस किया आपने, उसके बाद लिखोगे बाय सेल्स। सेल्स अमाउंट हो गया 1,12,500, जिसमें से लेस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेस हो गया, उसके बाद आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये। उसके बाद अब हम वहीं स्टार्ट करते हैं, आपके कौन सी आइटम कौन से फाइनल अकाउंट में जाएगी, हमारे ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहले लिखा आहरण व पूंजी, ड्राइंग एंड कैपिटल बोथ इज शो इन अ बैलेंस शीट, दोनों ही बैलेंस शीट में शो करना है। परचेज सेल्स लिख दिया, सैलरी एंड कमीशन दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ढुलाई, ढुलाई का मतलब होता है कैरिजेज, और ये होता है आपके लिए ट्रेडिंग में आने वाला। देखो कैरिजेज से रिलेटेड एक पॉइंट और क्लियर कर दूं मैं, ओनली कैरिजेज लिखा है दैट मीन इट इज द शो इन ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन यदि कैरिजेज इनवर्ड लिखा हुआ है तो भी आपको ट्रेडिंग में लिखना है, और कैरिजेज आउटवर्ड है, कहीं पृष्ठ में कैरिजेज आउटवर्ड लिखा हुआ है जावक गाड़ी भाड़ा, तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। जावक गाड़ी भाड़ा आपके यहां नहीं आता, वो पीएनएल में जाता है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में। फर्नीचर बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। इंश्योरेंस आपका पीएनएल अकाउंट में, इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल अकाउंट, वेजेज यहां आएगा। टू वेजेज 11,215 रुपए। देख पा रहे हो आपको बकाया मजदूरी 50 रुपए लिखा हुआ है। आपका तीसरा एडजस्टमेंट लिखा बकाया मजदूरी 50 रुपए, तो उसके लिए लिखना होगा टू वेजेज आउटस्टैंडिंग वेजेज 50 रुपीज, अमाउंट बाहर शो कर दिया। मजदूरी के बाद वापसियां हो गई। बाई गाड़ी भाड़ा मैंने अभी बताया ना आपको, कैरिजेज आउटवर्ड लिखा हुआ है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में, चुंगी ऑक्ट्राय बोलते हैं जिसको, पीएनएल अकाउंट में न जाकर ये ट्रेडिंग में आता है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चुंगी हमारे लिए डायरेक्ट होती है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, तो हमारे पास ट्रेडिंग में जो अमाउंट या जो आइटम्स हमने लिख दी उसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 29,760 रुपीज। नेक्स्ट, अब आप बनाओगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में सबसे पहले लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पीएनएल में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 29,760, जो यहाँ था उसी को हमने यहाँ फॉरवर्ड किया है। अब आप देखोगे सबसे पहले आपने लिखा टू सैलरी 25,470, ऐड किया आपने आउटस्टैंडिंग, आपको लिखा बकाया वेतन 20 रुपीज। ये जो 20% लिखा ना, वो परसेंट काट देना, वो मिसप्रिंट है। बुक में आपको 20% लिखा है तो परसेंट हटा देना, वो मिसप्रिंट है। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस आ गया 2700, रेंट एंड टैक्सेस कैरीज आउटवर्ड जनरल एक्सपेंसेस। इधर देखोगे तो कमीशन, इंटरेस्ट, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है आपको पूंजी पर ब्याज 10%, आहरण पर ब्याज 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% एंड अवर कैपिटल इज 67,500. So our interest on capital equals to 6,750 rupees, and interest on drawing is 977. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% कैलकुलेट करना है 19,530 रुपए का। 19,530 रुपए का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रीशिएशन। आपको लिखा प्लांट और मशीनरी पर 5% और डेटर्स पर 5% प्रोविजन करना है। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ऑन मशीनरी, अवर प्लांट एंड मशीनरी इज 27,000. So our value of depreciation is 1,350 rupees because our rate of depreciation is 5%. And next, provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts is 5% on debtors, and our debtors is 36,000. So our value of provision equals to 1,800, and write in debit side of P&L accounts.
एंट्री इज टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 1800। नेक्स्ट आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका नेट लॉस आ गया 8,973 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आप बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखोगे कैपिटल, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करना है नेट लॉस, यहाँ आपको नेट लॉस हो रहा है, लेस करना है ड्राइंग, लेस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब कुछ लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 44,770 रुपीज। लाइबिलिटी साइड में लिखने के लिए आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारी चीजें दे रखी है, हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। असेस्ट साइड में देखोगे तो आपको लिखा प्लांट एंड मशीनरी 27,000, लेस किया डेप्रीशिएशन 1350 रुपए। फिर आपको फर्नीचर दिया हुआ है, डेटर्स 36,000 था, जिसमें से प्रोविजन लेस हो गया इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। आप टोटल लगाओगे 1,28,000 आपका टोटल आ जाएगा, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट, आई होप आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। आपको ये तीनों प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। देखिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड 2 प्रश्न और बचे हैं, उनके अंदर आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स और पीएनएल बैलेंस शीट, इस प्रकार की कुछ चीजें तैयार करनी है, जिनको हम अपनी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं आशा रखता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा, जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, मेरा हमेशा से यही कहना है। अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो इन सारी काम को करने के लिए, एक बार ट्राई करो, नहीं समझ ट्राई करना आपको है, सवाल रेगुलर स्टडी करो, समझ में आ जाएंगे, नहीं आते तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।